हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टॉप 300 कंप्यूटर जीके का वीडियो देखने वाले हैं, जिसमें एक ही वीडियो में आपको मैं 300 कंप्यूटर के क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आपके लिए एनवीएस की जितनी भी पोस्ट है उनके लिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। और ये आपका एनवीएस के लिए ब्रह्मास्त्र होने वाला है दोस्तों। मतलब इससे डेफिनेटली आपको 10 से 12 क्वेश्चन या हो सकता है 20 से 30 क्वेश्चन भी एक ही वीडियो से डायरेक्ट देखने को मिल जाए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर होने वाले दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिएगा दोस्तों। दोस्तों देखिए, हमारे चैनल पर आपको जो है कंप्यूटर के रिगार्डिंग ऑलरेडी 12 पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं। टोटली 20 पार्ट आएंगे, अभी तक 12 हैं। आज आपका 13 पार्ट आ जाएगा, ठीक है, जिसमें हम डेली 50 क्वेश्चन तो करते ही हैं कंप्यूटर जीके के। इसके अलावा डेली एक्स्ट्रा चीज़ें भी देखते हैं, शॉर्टकट की वगैरह, एंटीवायरस, वायरस हो गए, फुल फॉर्म हो गए, ठीक है, आपका इनपुट आउटपुट हो गया, डीएनएस हो गया, इसके अलावा सर्च इंजन हो गया, वेब ब्राउजर, बहुत सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाइए, आपको एनवीएस की जो प्लेलिस्ट होती है हमारी, उस पर मिल जाएंगे सारी वीडियो, ठीक है। ये हमारी एनवीएस की प्लेलिस्ट है, यहाँ पर 70 से भी ज़्यादा वीडियो अपलोडेड है दोस्तों, 70 से भी ज़्यादा, ठीक है। तो जाइए, एनवीएस की प्लेलिस्ट में आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा देखिए दोस्तों, हमारी जो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो है, जैसे कि आपका एनवीएस का ऑल कैटेगरी का, जैसे कि आपके एग्जाम 8 मार्च से स्टार्ट है, तो आपको 8 मार्च को जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको एग्जाम में कितना अटेम्प्ट करना चाहिए, कितना सेफ स्कोर रहेगा, उसका रिगार्डिंग कल हम वीडियो लेके आएंगे, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस की क्वेश्चन की जो सीरीज है, जैसा कि मैंने आपको कल बोला था कि हम स्टार्ट करेंगे जल्दी, और कल ही मैंने इसे स्टार्ट कर दिया गया था, जो कि आपकी हाई डिमांड आ रही थी, ठीक है। तो काफ़ी लोगों ने उसे देख लिया है, जाइए उसे देखिए। और यहाँ से डेफिनेट आपको जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन, मैं वो करा रहा हूँ, यहाँ से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो जाइए, इसको भी देख लीजिए, चैनल पर आपको मिल जाएगी, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। और दोस्तों, इतनी सारी चीज़ें मैं जल्दी ही लेकर आने वाला हूँ आपके रिगार्डिंग, और अगर कोई पर्सनल डाउट है तो आप हमें इंस्टा पर फॉलो करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, कल ही मैंने एनवीएस लास्ट 10 डेज का महा स्ट्रेटेजी प्लान बनाया था, ठीक है। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो जाइए, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में या हमारे चैनल पर एनवीएस की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा कि किस तरीके से आपको लास्ट 10 डेज में पढ़ना चाहिए, जिससे आप मैक्सिमम स्कोर कर सकें, ठीक है। और ये एक वीडियो डाला था मैंने कल के ही दिन में कि इंपॉर्टेंट अपडेट दी थी, कि जिसके रिगार्डिंग ये मैंने आपसे पूछा था कि आपको ये कमेंट करना है। इसी वीडियो पे आकर ध्यान रखिएगा, ये वाला जो वीडियो है ना, इंपॉर्टेंट अपडेट वाला, इस वीडियो पे आके आपको क्या कमेंट करना है, आपका एग्जाम नेम, यानी कि किस पोस्ट के लिए आपने भरा है, डेट क्या है, शिफ्ट क्या है, सिटी, इस तरीके से आपको कमेंट करना है। अगर एक एग्जाम भरा है, एक, दो भरे हैं, दो, तीन भरे हैं, तीन, तीनों लाइन से करना है, ठीक है। जिससे हमको ये पता चलेगा कि कहीं एक ही दिन में अगर दो या तीन एग्जाम है, तो आपके जो एग्जाम है वो क्लैश तो नहीं हो रहा है। मान के चलिए आपके एक दिन में 2 एग्जाम है, क्या वो 8 बजे से ही तो नहीं स्टार्ट हो गए दोनों, ठीक है। तो इस तरीके से तो जाइए, कमेंट कर दिए। इसके अलावा देखिए, ये हमने कल ही अपडेट कर दिया था 1000 जीके जीएस की क्वेश्चन की सीरीज, पार्ट 1 था, पेपर की खोपड़ी में छेद करने वाला, ठीक है। तो जाइए, नहीं देखा देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, साथ ही साथ एनवीएस की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज इसका सेकंड पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, देखिए ये 6 पार्ट थे, और इससे पहले दोस्तों, ये तो अभी मैं ब्रह्मास्त्र कराऊंगा, इससे पहले मैं रामबाण भी करा चुका हूँ 300 कंप्यूटर जीके का, वो भी नहीं देखा तो उस वीडियो को भी जाकर देख लीजिए। उस पर भी काफ़ी ज़्यादा आपके रिव्यू आए, बोले सर अच्छा अच्छा बनाया कंटेंट आपका, ठीक है। तो जाइए, इसको भी देखिए, यहाँ से भी आपको डेफिनेटली 20 से 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं डायरेक्ट। चलिए, इसके अलावा दोस्तों, ये हमारे टेलीग्राम चैनल है, जो भी हम पीडीएफ वगैरह डालते हैं हम इसी पर डालते हैं, तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल का आइकन दबा देना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। ये इंस्टा आईडी है, फॉलो नहीं किया फॉलो कर लीजिए। चलिए, हम अब स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक और चीज़ बता दूं आपके लिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है दोस्तों। अब आपके एग्जाम में काफ़ी कम दिन बचे हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, जिसके लिए आप जो है टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप इसमें ईयरली वाला लेते हैं, जो कि 12 मंथ का होता है, तो आपको डिस्काउंट देखने को मिल रहा है 26 से 28 फरवरी तक। आपको ये 12 महीने वाला 18 मंथ का मिल रहा है, यानी कि 6 मंथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी। और प्लस अभी देखिए, मात्र 13 घंटे बचे हैं, अगर आप अभी परचेस करते हैं तो आप एक महिंद्रा थार भी जी सकते हैं। इस पर ऑफर चल रहा है, तो जाइए इसे अवेल कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक और कूपन कोड भी मिल जाएगा। हमारा कूपन कोड ये है, अगर आप इसे डाल देंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा एक्स्ट्रा, ठीक है। तो जाइए ले लीजिए, हमारी लिंक से आप जाएंगे तो डिस्काउंट मिल जाएगा, कूपन कोड डाल दिया। देखिए इसमें क्या क्या मिलता है, तो 480 से ज़्यादा एग्जाम मिलते हैं, 36,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं, मतलब ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं सभी इसके अंदर कवर किए जाते हैं। देखिए 3 प्लान है इसके, आपको जो लेना है वो ले लीजिए। एनबीएस की देखिए इतनी सारी पोस्ट के लिए इसमें जो है मॉक टेस्ट आपको उपलब्ध कराए गए हैं, काफ़ी अच्छे कंटेंट होता है दोस्तों इसका। इसके अलावा एसएससी, बैंक, रेलवे सभी के आपको, मतलब ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एग्जाम है सभी के मिल जाते हैं। देखिए ये हमारा कूपन कोड है, अगर आप इसे डालते हैं तो देखिए 399 दिख रहा है, अगर डालेंगे तो 349 यहाँ पर आपको हो जाएगा कूपन कोड अप्लाई करने के बाद, ठीक है। तो जाइए अवेल कर लीजिए, अभी ऑफर चल रहा है, महिंद्रा थार आप जी सकते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एटीएम क्या होते हैं। तो एटीएम का जो काम होता है वो होता है बिना स्टाफ के नकदी देना। चलिए अगला है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है। तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, व्यावसायिक कार्यों के लिए जानकारी तैयार करना। चलिए अगला है, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम बोलते हैं
कंट्रोल यूनिट। दोस्तों अगर इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैंने जो 12 पार्ट कराया है उसमें डिटेल में बताया, आपको विथ फोटो बताया है। और मतलब इस तरीके से एक क्वेश्चन से ही मैंने आपको 3 से 4 क्वेश्चन बना के दिए हैं, ठीक है, काफ़ी कम समय में दोस्तों, ठीक है। तो जाइए वो वीडियो देख लीजिए, आपको एनवीएस की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। यहाँ पर केवल हम एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं जिससे आपको जल्दी से चीज़ें याद हो जाएगी, ठीक है। और दोस्तों बता दूं, इसका पीडीएफ आपको नहीं मिलेगा, आपको केवल ये वीडियो देखना ही पड़ेगा। पूरा वीडियो 2 से 3 बार देख लेते हैं आप एग्जाम से पहले तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो याद होने वाला है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डेटाबेस में किस फील्ड्स का प्रयोग कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता है। तो देखिए कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो किससे, नंबर से ही करोगे। तो डेटाबेस में किस फील्ड का प्रयोग कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता है, तो न्यूमेरिक फील्ड, ठीक है। चलिए न्यूमेरिक यानी नंबर्स वाली फील्ड। चलिए अगला है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किस युक्ति की सहायता से किया जाता है, ठीक है। तो ये किया जाता है सीपीयू की सहायता से। मैंने आपको ये चित्र बताया था, आपको ध्यान से याद होगा, ठीक है। जिसने पढ़ा है डिटेल में तो उसको याद होगा कि मैंने इस चित्र को तो रट ही गया होगा आपको काफ़ी लोगों को, ठीक है। चलिए अगला है, कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य क्या है। तो कंप्यूटर क्या क्या कार्य करता है। तो कंप्यूटर आपका डेटा को कलेक्ट करता है, उसे स्टोरेज करता है, डेटा को प्रोसेस करता है और डेटा को आउटपुट करता है, ठीक है। तो इतने सारे जो डेटा के कार्य करता है कंप्यूटर करता है, ठीक है। अगला है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर में जो डेटा है वो चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाएं जो होती हैं उन्हें डेटा कहा जाता है। अगला है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर में जो सूचना है वो एकत्रित डाटा को या व्यवस्थित जो डाटा होता है उसे कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों, सीपीयू को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो सीपीयू के अन्य जो नाम है मैंने पूरे यहाँ पर लिख दिए हैं दोस्तों, जैसे कि चिप भी हम सीपीयू बोलते हैं, माइक्रो चिप भी बोलते हैं, प्रोसेसर भी बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं और कंप्यूटर का ब्रेन यानी कि दिमाग भी हम सीपीयू को बोलते हैं। चलिए अगला है दोस्तों, कंप्यूटर के द्वारा किए जाने वाले बुनियादी कार्य कौन कौन से हैं, यानी कि बेसिक ऑपरेशन जो कंप्यूटर के द्वारा किए जाते हैं कौन कौन से हैं। तो एक तो आपका अरिथमेटिक ऑपरेशन होता है, एक आपका लॉजिकल ऑपरेशन होता है यानी कि तार्किक कार्य, और एक होता है आपका डेटा का संग्रहण यानी कि डेटा का स्टोरेज। चलिए अगला है दोस्तों, वीडियो यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट जिसे हम मॉनिटर भी बोलते हैं दोस्तों, एवं कीबोर्ड के बीच संपर्क स्थापित कौन करता है। तो वीडियो और कीबोर्ड के बीच जो संपर्क स्थापित है वो करता है सीपीयू। चलिए अगला है, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है। तो मानव मन तथा कंप्यूटर में जो गति अधिक होती है वो होती है मानव मन की। मानव मन सेकंडों में कहीं भी जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में कैसी होती है। तो मनुष्य की जो स्मरण शक्ति है वो कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है। अगर पूछ ले कि कंप्यूटर की स्मरण शक्ति मनुष्य की तुलना में कैसी होती है तो वो उच्च होती है, ठीक है। चलिए अगला है, कंप्यूटर की क्षमता सीमित होती है या असीमित। तो कंप्यूटर की एक क्षमता जो होती है वो सीमित होती है, यानी कि वो मान के चलिए 2 TB डाटा स्टोर कर सकता है या 5 TB स्टोर कर सकता है। तो एक लिमिट होती है कंप्यूटर की, ठीक है, उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकता। चलिए अगला है, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कौन कहलाता है। तो सीपीयू जो है आपका कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। कंपेयर क्या है। तो एएलयू का एक अरिथमेटिक कार्य है कंपेयर। चलिए अगला है दोस्तों, कंप्यूटर का वह भाग जो जोड़, घटाव, गुणा, भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम बोलते हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट यानी कि एएलयू उसे हम बोलते हैं। दोस्तों काफ़ी डिटेल में मैंने पढ़ाया है, जो 12 पार्ट अपलोड करे हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, आप एक बार जरूर उनको देख के जाइएगा, आपको भी लगेगा हाँ कितना बढ़िया कंटेंट है दोस्तों। उसके अलावा डेली हम जो बेसिस पर चीज़ें करते हैं ना, शॉर्टकट की वगैरह इतनी सारी करा चुका हूँ, मतलब उससे बाहर तो जाना ही नहीं है एग्जाम में, ठीक है। चलिए फुल फॉर्म करा चुका हूँ 60 से 70, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं आपको करा चुका हूँ दोस्तों। जाइए, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो वीडियो होने वाले हैं। इसमें हम केवल क्विक रिवीजन करने वाले हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखना चाहते, इसी को अकेले देख के चले जाते हैं, तो यहाँ से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन मिलने वाले हैं। बट मैं यही कहूँगा कि इसमें डिटेल नहीं है, इसमें मैं केवल क्वेश्चन और आंसर कराऊंगा, ठीक है। चलिए अगला है, डैश जो है वो कच्चे तथ्य होते हैं यानी कि रॉ फैक्ट्स होते हैं, रॉ फैक्ट्स बताता है, जबकि डैश से डेटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो जो डाटा होता है आपका रॉ फैक्ट्स होता है, जबकि जो सूचना होती है वो अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। चलिए अगला है, सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है। तो सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच जो सिग्नलों के मूवमेंट है उसे कंट्रोल यूनिट जो है आपका नियंत्रित करता है। सीपीयू के एएलयू में क्या होते हैं। तो सीपीयू का जो एएलयू होता है उसमें होते हैं रजिस्टर। चलिए अगला है, गीगो शब्द किससे संबंधित है। तो गीगो शब्द जो है आपका एक्यूरेसी से संबंधित है, इसका फुल फॉर्म होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। चलिए अगला है, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो चालू करने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है। तो एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो चालू करने के लिए F5 बटन दबाया जाता है और इसका यूज़ रिफ्रेश, कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए भी किया जाता है। चलिए अगला है, ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है।
तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर की ओर, कंप्यूटर से टर्मिनल की ओर टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम बोलते हैं मॉडेम। मॉडेम का दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है? तो मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए अगला है याहू, गूगल, एमएसएन और बाइडू क्या है? तो ये सब एक प्रकार के क्या है? सर्च इंजन है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई भाषा कौन सी है? तो प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई जो भाषा थी वो थी फॉर्ट्रन। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। किस पीढ़ी में यूज होता है इसका? तो सेकंड पीढ़ी में ये उपयोग की गई थी। चलिए अगला है पेंटियम नाम से बेचा जाने वाला उत्पाद का संबंध है। तो पेंटियम नाम से जो है आपके माइक्रो प्रोसेसर बेचे जाते हैं, यानी कि जो सीपीयू होता है वो बेचा जाता है आपका पेंटियम नाम से। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित या चिप में दर्ज सामग्री को क्या कहते हैं? तो उसे हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। चलिए अगला है दोस्तों, कंप्यूटर में बेसिक, सी, सी प्लस प्लस, फोर्ट्रैन, कोबोल, अल्गोल, पास्कल, कोमाल, लोगो, प्रोलोग, फोर्थ आदि ये सब क्या है? तो ये एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और इनमें से जो अलगोल है, अलगोल क्या है? तो अलगोल जटिल बीजगणितीय कार्य जो होते हैं आपके, ठीक है, अलजेब्रिक कार्य जो होते हैं उनको गणनाओं के लिए उपयोग किया जाता है दोस्तों। मतलब ये एक वीडियो एक ही क्वेश्चन मान के चलिए, ये 20 क्वेश्चन के बराबर है दोस्तों। कितने? 20 क्वेश्चन के बराबर एक क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अगला है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को आपका कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है मनाया जाता है। कंप्यूटर का कुंजी पटल कौन कहलाता है? तो आपका जो कीबोर्ड है ये कंप्यूटर का कुंजी पटल कहलाता है। अगला है स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है? तो आपकी स्टोरेज माध्यम की जो क्षमता की इकाई है वो है बिट। और बिट जो है डाटा की सबसे छोटी इकाई होती है, और जो आपका डाटा ट्रांसफर होता है वो बिट्स पर सेकंड में होता है, बिट्स पर सेकंड। ठीक है, चलिए अगला है सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो इंटरनेट को जो है सूचना राजपथ कहा जाता है। भारत में इसकी शुरुआत 1995 से हुई थी। ठीक है, 1995 से। चलिए अगला है कंप्यूटर में असेंबलर का कार्य क्या होता है? तो कंप्यूटर में जो असेंबलर का कार्य होता है वो होता है असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलना। अगला है परम 10,000 क्या है? तो परम 10,000 आपका भारत के द्वारा निर्मित एक सुपर कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? तो जो कोवल भाषा है इसमें सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है, क्योंकि यह एक अंग्रेजी भाषा के समान दिखने वाली हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, और इसका जो उपयोग है वो सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटरों में किया गया था, और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, और इसका यूज व्यावसायिक कार्यों में होता है। देखिए कितने सारे फैक्ट मैंने बता दिए। अगला है कंप्यूटर ग्रिड क्या होता है? तो एक सॉफ्टवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर अवसंरचना होती है जिसमें कई अभिकलन प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं। ठीक है, चलिए अगला है कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान की बात की गई है तो वो है वॉन न्यूमैन। अगर आपसे पूछ ले कंप्यूटर का विकास किसने किया था, तो वो किया था चार्ल्स बेबेज ने। बट अगर सर्वाधिक योगदान की बात आए तो आंसर होगा वॉन न्यूमैन। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला है फोर्ट्रैन, अल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? तो आपकी जो बेसिक भाषा है इसको नींव का पत्थर कहा जाता है। इसके माध्यम से आप जो है फोर्ट्रैन, अल्गोल, पास्कल भाषाओं को सीख सकते हैं, और ये सभी एक प्रकार की हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, चलिए अगला है कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? तो अभी मैंने बताया जो बिट होती है इसमें आप कंप्यूटर की शब्द की लंबाई मापते हैं, और ये सबसे छोटी इकाई होती है कंप्यूटर की। अगला है सारे कंप्यूटर में लागू होने वाली भाषा कौन सी है? तो जो ऐसी भाषा है सारे कंप्यूटर में लागू होती है वो है आपकी मशीनी भाषा। चलिए अगला प्रश्न है भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है कहलाती है। तो मशीनी भाषा को जो है कंप्यूटर समझ सकता है, वह निष्पादित कर सकता है। चलिए अगला है कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा? यानी कि ऐसा कंप्यूटर जो हमारे मन की नकल करेगा वो होगा हमारा क्वांटम कंप्यूटर। चलिए अगला है एप्पल क्या है? तो एप्पल एक चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। ठीक है दोस्तों, तो एप्पल क्या है? चौथी पीढ़ी का 4th जनरेशन का एक कंप्यूटर है। अगला दोस्तों प्रश्न है आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का निर्माण किसने किया था? तो आपके जो आईसी थे यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका निर्माण जैक किल्बी तथा रॉबर्ट नॉई ने किया था, और इसका यूज़ 3rd जनरेशन के कंप्यूटर जो थे उसमें किया जाता था। और ये जो बना होता है ये सिलिकॉन का बना होता है। किसका? सिलिकॉन का, जो कि एक अर्धचालक होता है। चलिए अगला है दोस्तों प्रथम व्यवसायिक माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था? तो प्रथम व्यवसायिक माइक्रो जो कंप्यूटर था वो था एप्पल द्वितीय, एप्पल 2। ठीक है, चलिए अगला है सी डॉट का पूर्ण रूप क्या है?
तो सी डॉट का जो आपका पूर्ण रूप है वो है सेंटर फॉर डेवलपमेंट्स ऑफ टेलीमेटिक्स। चलिए अगला है डीटीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो डीटीपी का आपको पूर्ण रूप होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अगला है फैक्स का पूर्ण रूप क्या होता है? तो फैक्स का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है फार अवे जेरोक्स। अगला प्रश्न है दोस्तों, असेंबली भाषा और मशीनी भाषा किस स्तर की भाषा है? तो आपकी जो असेंबली और मशीनी भाषा ये निम्न स्तर की भाषा है, यानी कि लो लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, और इसके पहले मैं उच्च स्तरीय जितनी भी भाषा होती है आपको बता दी थी। चलिए अगला है कैलकुलेटर का आविष्कार किसने और कब किया था? तो कैलकुलेटर का जो आविष्कार है सन 1642 में किया था, ब्लेज पास्कल ने किया था, जो कि फ्रांस के वैज्ञानिक थे। अगला है किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर यानी कि एडिंग मशीन का निर्माण किया था? तो वो किया था ब्लेज पास्कल ने। ठीक है, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल कैलकुलेटर को एडिंग मशीन भी हम इसे बोल सकते हैं। चलिए, क्योंकि इससे केवल जोड़ और घटाव ही होता था। अगला है किस वैज्ञानिक ने पंच कार्ड का निर्माण किया था? तो जो पंच कार्ड का निर्माण है ये किया था हरमन होलर्थ ने। अगर आपसे पूछ ले कि इसका यूज़ किसने किया था, बनाया तो इन्होंने था, बट इसका सबसे पहले यूज़ किया था जोसेफ मेरी ने। चलिए अगला है वह कंप्यूटर कौन सा है जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से पहले हुआ था? तो वो थे विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर, जिनका जो निर्माण था वो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से पहले हुआ था। अगला है एनालॉग कंप्यूटर का कार्य कौन सा होता है? तो आपके जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं ये निम्न स्तर पर संप्रेषित यानी कि कम्युनिकेट करते हैं निम्न स्तर पर। ठीक है दोस्तों, इसका फोटो भी मैंने दिखाया था कि किस प्रकार का होता है आपका एनालॉग कंप्यूटर। चलिए अगला है सुपर कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? तो देखिए सुपर कंप्यूटर की जो विशेषताएं हैं, सबसे पहली होती है एक साथ बहुत सारे प्रयोक्ता के डाटा को प्रोसेस करना, यानी कि एक साथ बहुत सारे कार्य करना। तीव्र गति यानी कि तेज गति होती है, और महंगी कीमत होती है, काफ़ी महंगे होते हैं, बड़े आकार होते हैं। ठीक है, बड़ा आकार होता है और बड़े बड़े संगठनों में उपयोग होता है, जैसे डीआरडीओ, इसरो वगैरह हुआ, नासा। ठीक है, इस तरीके से यूज़ होता है। अगला है पाम टॉप क्या है? तो पाम माने होती है हथेली और टॉप हथेली के ऊपर। तो पाम टॉप कंप्यूटर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पायो कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है, और ये एक छोटा सा कंप्यूटर होता है जो कि आप हथेली पर रख के यूज़ कर सकते हैं। चलिए अगला है कंप्यूटर के बुनियादी संरचना यानी कि बेसिक आर्किटेक्चर का विकास किसने किया? तो अभी मैंने बताया था कि जो इसका निर्माण था वो चार्ल्स बेबेज ने किया, बट जबकि आधुनिक विकास में जो सर्वाधिक योगदान था वो जॉन वॉन न्यूमैन का था। ठीक है, चलिए अगला है सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है? तो सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला जो आपका कंप्यूटर है वो है डिजिटल कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर, जो कि आप लोग यूज़ करते हैं। चलिए अगला है ऐसे कंप्यूटर जो कि पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं यानी यूज़र के लिए सुविधाजनक होते हैं, क्या कहलाते हैं? तो आपको सबको मालूम है, आप लैपटॉप एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो कि पोर्टेबल होता है और कहीं भी आप ले जा सकते हैं इसे। ठीक है, चलिए कंप्यूटर के आईसी चिप के उत्पादन हेतु किसकी आवश्यकता होती है? तो अभी मैंने बताया जो आईसी चिप होते हैं ये सिलिकॉन के बने होते हैं, थर्ड जनरेशन में यूज़ हुआ था, और जेएस किल्बी तथा रॉबर्ट नोई जो थे इन्होंने इसका निर्माण किया था। फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। अगला है मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? तो जो मल्टी प्रोग्रामिंग हुई थी आपकी ये तृतीय पीढ़ी से शुरू की गई थी। चलिए अगला है मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया था? तो ये आपके जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं इनके लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम था मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इसे बेल प्रयोगशाला में बनाया गया था। अगला है व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? तो व्यक्तिगत तौर पर आप डिजिटल कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप का यूज़ करते हैं। चलिए अगला है पूर्व में फोर्ट्रन के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस युग के थे? तो अभी मैंने बताया था फोर्ट्रन एक वैज्ञानिक भाषा है जिसका फुल फॉर्म होता है फार्मूला ट्रांसलेशन, और ये दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में उपयोग की गई थी। चलिए अगला है टेली प्रोसेसिंग, रिमोट प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था? तो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में शुरू हुआ था आपका टेली प्रोसेसिंग, रिमोट प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग। ये वाला क्वेश्चन तो लास्ट ईयर पूछा ही गया था। ठीक है, चलिए अगला है कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो कार्य पद्धति के आधार पर आपके कंप्यूटर हैं दो प्रकार के होते हैं, एक एनालॉग और एक डिजिटल। इन दोनों का फोटो मैं अपने प्रीवियस जो मेरे टॉप 50 कंप्यूटर जीके के पार्ट हैं उनमें बता चुका हूँ कि किस किस तरीके से ये कंप्यूटर दिखते हैं। चलिए अगला है किस सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटरों में लगाने से वह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाते हैं? तो एक ऐसी चिप है जिसे अगर आप मिनी कंप्यूटर में लगा दो तो वो सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाते हैं, तो वो चिप है 80386। चलिए अगला है टेलीविजन के आकार का कंप्यूटर कौन सा होता है?
तो जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं आपके, या लैपटॉप जो होते हैं, या डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, या जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, वो आपके टेलीविजन के आकार के होते हैं। अगला है, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो अभी मैंने बताया जोसेफ मैरी जो थी, इन्होंने सबसे पहले यूज़ किया था, और सबसे पहले बनाया किसने था? तो हरमन हॉलर्ट ने जो है बनाया था। अगला है, प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो ब्लूप्रिंट यानी कि जो नॉर्मल कंप्यूटर था वो बनाया किसने था? वो बनाया था चार्ल्स बेबेज ने। चलिए अगला है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? तो आपका इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास अभी मैंने बताया जीएस किल्बी तथा रॉबर्ट नॉय ने किया था। अगला है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपका जो डिजिटल जो कंप्यूटर होते हैं वो आपकी गणना के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अगला है, कौन सा डिवाइस या उपकरण हाथ पकड़ या हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है? तो वो होता है आपका पीडीए यानी कि पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ठीक है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, और इसे ही हम पाम टॉप भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, निम्न में से सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? तो 4 ऑप्शन है, सीडी रोम, रैम, रजिस्टर और कैश। तो सबसे तेज मेमोरी जो होती है वो होती है आपकी रजिस्टर। ठीक है, अगर रजिस्टर ऑप्शन में नहीं है तो उसके बाद कैश आएगी। चलिए अगला है, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यानी कि एनिएक का निर्माण किया था? तो ये किया था प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोस्ले ने, जो कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था विश्व का। और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फुल फॉर्म दोस्तों इसका होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। चलिए अगला है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में एक्सेस करने के लिए किस यूज़ की जाने वाली जो आपकी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ होती है, अगर आपको ये एक्सेस करना है तो इसके लिए यूज़ की जाने वाली जो माउस की टेक्निक है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं राइट क्लिकिंग। आपका इस तरीके का माउस होता है, अगर ये वाला बटन आप दबाते हैं तो आप ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में चले जाएंगे। टैब कुंजी का प्रयोग किस लिए होता है? तो जो टैब कुंजी होती है आपकी, इसका यूज़ होता है पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए। चलिए अगला है, सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो सर्वाधिक जो सामान्य जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं इनपुट डिवाइस वो हैं आपके कीबोर्ड और माउस। दोस्तों सभी प्रकार के इनपुट आउटपुट डिवाइस जितने भी टाइप के होते हैं वो मैं अपने जो थ्योरी वाला सेक्शन है उसमें करा दिया है 12 पार्ट के अंदर। अगर आपने वो नहीं देखे जाइए, फिर कह रहा हूँ मैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने उसके अंदर बता रखी हैं। चलिए बिल फोटो के माध्यम से वो भी। चलिए अगला है, कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर की सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए आप जो डिवाइस प्रयोग करते हैं वो है मॉनिटर। आपका जो मॉनिटर होता है इसी पर आप सभी चीज़ें देखते हैं। चलिए अगला है, किस प्रकार के प्रिंटर में प्रिंटिंग हेड और कागज़ का संपर्क होता है? तो इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसे प्रिंटर होते हैं जिसमें प्रिंटिंग हेड और कागज़ का संपर्क होता है। इसके तहत 2 प्रिंटर आते हैं, जो है आपका डॉट मैट्रिक्स और होता है एक डेजी व्हील प्रिंटर। इसका फोटो भी मैंने आपको दिखाया था। चलिए अगला है, किस प्रिंटर के द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होते हैं इसमें एक स्ट्रोक के द्वारा एक अक्षर प्रिंट होता है। अगला है, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? तो जो आपके प्रिंटर होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कैरेक्टर प्रिंटर यानी कि केवल एक कैरेक्टर प्रिंट करे, लाइन प्रिंटर पूरी लाइन प्रिंट करे, पेज प्रिंटर जो कि पूरा पेज प्रिंट कर दे एक बार में। ठीक है, चलिए अगला है, दोस्तों देखिए, अगर प्रिंटर के प्रकार करें तो वो होते हैं 3। और अगर मतलब टाइपिंग वाइज अगर हम देखें तो 2 तरीके के होते हैं। वो एक होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरे होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा देख अच्छे से करना है जब एग्जाम में आए तो। चलिए अगला है, लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितने शब्द छापता है? तो 200 से 200 कैरेक्टर जो है आपका लाइन प्रिंटर छापता है। अगला है, सबसे ज़्यादा काम में आने वाला कैरेक्टर प्रिंटर कौन सा है? कैरेक्टर प्रिंटर, तो ये है आपका डॉट मैट्रिक्स। ठीक है, अगला है, कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी स्लेट के आकार की वस्तु को क्या कहते हैं? तो इस तरीके की वस्तु रखी होती है माउस के नीचे, उसे हम बोलते हैं माउस पैड। चलिए अगला है दोस्तों, कौन सा डिवाइस या उपकरण माउस के जैसे कार्य करता है? तो जो आपकी ट्रैकबॉल होती है ये बिल्कुल माउस की तरह कार्य करती है। अगला है, माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओके के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो बायां। आपका ये माउस होता है तो आपका जो इधर वाला है ये ओके के लिए काम में लाया जाता है, ये होता है लेफ्ट और ये होता है राइट वाला। ठीक है, चलिए अगला है, नंबर पैड डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य कराने के लिए आप कौन सी कुंजी दबाते हैं? तो अगर आप नम लॉक दबाते हैं तो आपका जो जो नंबर वाला पैड होता है वो डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य करने लगता है। अगला है, ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस
के रूप में कौन सी डिवाइस प्रयोग की जाती है? तो ये की जाती है आपकी माउस। माउस एक GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित डिवाइस है। चलिए अगला है, और एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस है, इनपुट डिवाइस भी यही है। ठीक है, चलिए अगला है, व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस या उपकरण है। तो व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु साधारण स्टोरेज जो डिवाइस है वो है आपका फ्लॉपी डिस्क। ये दो तरीके की होती है, एक होती है 3.5 इंच की, ठीक है, और एक होती है आपकी 5.25 इंच की। इसमें जो डाटा स्टोर होता है वो होता है 1.44 MB, और इसमें जो डाटा होता है वो होता है 1.2 MB। ठीक है, 1.2 MB। ठीक है, दोनों ही मैंने आपको डिटेल में करा रखा है विथ फोटो प्रीवियस वीडियो में जो मेरे 12 पार्ट है। ठीक है, चलिए अगला है, एक विक्रेता क्लर्क चेकआउट काउंटर पर किसी चीज़ का टैग स्कैन करता है बजाय इसके कि सिस्टम में कीइंग करना। तो वह कौन सी प्रणाली का यूज़ कर रहा है? तो वो जो है आपका सोर्स डेटा ऑटोमेशन का कार्य कर रहा है। अगला प्रश्न है, माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने पर क्या होता है? तो एक विशेष मेन्यू खुलता है। मैंने अभी बताया था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाना है तो राइट बटन क्लिक करते हैं जिससे एक विशेष मेन्यू खुलता है। चलिए अगला है, माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का क्या उपयोग होता है? तो स्क्रॉल करना। जो आपका माउस होता है यहाँ पर एक गोल चक्कर होता है, तो इसका क्या होता है? स्क्रॉल करना, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, नहीं ऊपर से नीचे होता है। ठीक है, चलिए अगला है, कौन सा जो उपकरण है वो वॉइस डेटा को शब्दों में इंटरप्रेट कर सकता है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है? तो वॉइस डेटा को शब्दों में इंटरप्रेट करना जैसे वो होता है आपका स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, अगला है, कौन सा डिवाइस है जो इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार से काम करता है? तो इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार से काम करने वाला जो डिवाइस है वो है आपका मॉडेम। इसमें कम से कम 12 से 13 डिवाइस है, ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ अपने जो थ्योरी वाले सेक्शन में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाइए फ्रेंड, देखिए। तो फिर बोल रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। ठीक है, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनिम क्या होगा? तो रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का जो टिपिकली एक्रोनिम है वो होगा CDRW, यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीड एंड राइट। ये क्वेश्चन तो लास्ट ईयर कम से कम 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा गया प्रत्येक शिफ्ट में घुमा घुमा के। ठीक है, चलिए अगला है, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? तो जो आपकी फ्लॉपी डिस्क है ये एक प्रकार की एक्सटर्नल या बाहरी मेमोरी है। ठीक है, चलिए, यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। अगला है, कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के लिए आपका फ्लॉपी डिस्क हो गया, चुंबकीय टेप हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, ऑप्टिकल डिस्क हो गया, पेन ड्राइव। इनका यूज़ जो है वो स्थायी मेमोरी के लिए, परमानेंट मेमोरी के लिए किया जाता है, और ये बाहर से लगाई जाती है, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी होती है। ठीक है, एक्सटर्नल मेमोरी होती है। अगला है, सुपर कंप्यूटर की फ्लॉपी की क्षमता क्या होती है? तो जो आपका सुपर कंप्यूटर होता है इसकी जो फ्लॉपी की क्षमता है वो होती है 500 M। चलिए अगला है, हार्ड डिस्क ड्राइव को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हार्ड डिस्क ड्राइव जो आपकी होती है इसको नॉन वोलेटाइल के नाम से जाना जाता है, यानी कि स्थायी मेमोरी के नाम से जाना जाता है। नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है स्थायी। चलिए अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ईथरनेट और वाईफाई क्या है? तो यह एक लोकल एरिया नेटवर्क बनाने वाली सबसे आम तकनीक है, ईथरनेट और वाईफाई। अगला है, कंप्यूटर वायरस, वर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, रैंसमवेयर्स, स्पाईवेयर, एडवेयर और स्केयरवेयर, ये आदि सब ये क्या है? तो ये एक प्रकार के मालवेयर होते हैं। इन सभी को मिलाकर हम मालवेयर बोलते हैं। मालवेयर के अंतर्गत ये सब आते हैं। ठीक है, वर्म्स क्या होते हैं? तो ये खुद की कॉपी बनाता है और कंप्यूटर की मेमोरी को भरकर उसी गति को धीमा कर देता है। वर्म्स का काम क्या होता है? खुद की डुप्लीकेट कॉपी बनाना और कंप्यूटर की मेमोरी को भरकर उसकी गति धीमी करना। अगला है, ट्रोजन हॉर्स क्या होते हैं? तो यह खुद को उपयोगी सॉफ्टवेयर की तरह प्रस्तुत करता है और बैकग्राउंड में अन्य कार्य करने लगता है, यह खुद की कॉपी नहीं बनाता। चलिए अगला है, रैंसमवेयर किस लिए यूज़ होता है? तो यह फ्रॉती के लिए यूज़ होने वाला वायरस है। अगला है, स्पाईवेयर, तो स्पाई यानी जासूसी करना है, तो यह एक जासूसी करने वाला क्या है? सॉफ्टवेयर वायरस है। चलिए अगला है, स्केयरवेयर क्या है? तो यह इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर को क्या करता है? प्रभावित करता है। अगला है, डार्क एवेंजर, पैचकॉम और डेट क्राइम आदि किसके उदाहरण हैं? तो डार्क एवेंजर जो हो गया, पैचकॉम हो गया और डेट क्राइम, ये एक प्रकार के वायरस होते हैं। दोस्तों वायरस के रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा चुका हूँ कि वायरस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सभी पूरी डिटेल जितने भी टाइप के होते हैं सब मैं करा चुका हूँ। ठीक है, आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाइए देखिए। अगला है, MS वर्ड में न्यूनतम और अधिकतम जूम कितना होता है? तो MS वर्ड में जो न्यूनतम जूम होता है वो होता है 10% और जो अधिकतम होता है वो होता है 500%। अगला है, MS वर्ड में तो 10 और 500 होता है, वहीं MS पावर पॉइंट या एक्सेल की बात करें तो न्यूनतम होता है 10%
और जो अधिकतम होता है वो होता है 400%। इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी पूछा जाता है। चलिए अगला है IPv4 क्या है। तो जो आपका IPv4 है ये IP का पहला संस्करण था, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल का पहला संस्करण था, जिसे 1983 में ARPANET के लिए लाया गया था। और इसमें 32 बिट होते हैं। IPv4 में कितने कितने बिट होते हैं, तो 32 बिट होते हैं। वहीं IPv6 जो एड्रेस होता है इसमें 128 बिट होते हैं। दोनों आपको याद रखना है। चलिए अगला है दोस्तों IPv4 एड्रेस का आकार क्या होता है और यह कहाँ स्थित होता है। तो देखिए IPv4 का जो आकार था वो था 32 बिट, बट आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि 4 बाइट, क्योंकि आपका जो एक बाइट होता है ये मिलकर बना होता है 8 बिट से। ठीक है, कितने से, 8 बिट से। तो इस तरीके से आपका 4 बाइट हो जाएगा 32 बिट के बराबर। और ये कहाँ स्थित होता है, तो ये स्थित होता है नेटवर्क लेयर में, जो कि आपकी OSI की एक लेयर है। प्रथम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था, यानी कि प्रथम GUI किसने बनाया था, तो ये बनाया था जेरोक्स कंपनी ने। अगला है याहू के फाउंडर कौन है। तो आपके जो याहू है एक प्रकार का सर्च इंजन है, और इसके जो फाउंडर है वो है डेविड फिलो और जेरी यंग। अगला है MS एक्सेल में किसी फंक्शन को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। तो MS एक्सेल जो होता है आपका, इसमें अगर आपको किसी फंक्शन को इंसर्ट करना है तो उसकी जो शॉर्टकट की है वो है Shift+F3। चलिए अगला है क्वार्टी के जन्मदाता या पितामह कौन थे। तो जो क्वार्टी के जन्मदाता या पितामह थे वो थे क्रिस्टोफर लोथम सेल्स, और इससे लास्ट ईयर 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो इसके फाउंडर कौन थे, क्रिस्टोफर लोथम सेल्स। बिटमैप क्या है, तो बिटमैप जो है आपका एक ग्राफिकल फाइल फॉर्मेट है। ठीक है, बिटमैप। चलिए अगला है कोबोल और फॉर्ट्रन किस पीढ़ी की भाषा है। तो अभी मैंने बताया था दूसरी पीढ़ी की भाषा है। अगला है फ्लैश मेमोरी किसकी बनी होती है। तो जो आपकी फ्लैश मेमोरी है ये EEPROM की बनी होती है, यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। चलिए अगला है MS एक्सेल में फॉर्मूला किससे स्टार्ट होता है। तो जो आपका MS एक्सेल होता है इसमें जो फॉर्मूला होता है वो इक्वल टू से स्टार्ट होता है। कितने, इस इक्वल टू से। अगला है हेडर एंड फुटर किस टैब में होते हैं। तो जो आपके हेडर और फुटर होते हैं, ये होता है हेडर, ये होता है आपका फुटर। ठीक है, जो लाइन के ऊपर लिखा है, तो ये होते हैं आपके इंसर्ट टैब में। MS वर्ड कह लो, MS एक्सेल या MS पावर पॉइंट, सभी में इंसर्ट टैब में आपको हेडर और फुटर मिल जाएंगे। अगला है MS एक्सेल के बाई डिफॉल्ट सीट की संख्या क्या होती है। तो MS एक्सेल जो होता है आपका उसमें बाई डिफॉल्ट आपको 3 शीट दी जाती हैं। वहीं अगर बात करें MS पावर पॉइंट में कितनी स्लाइड दी जाती है बाई डिफॉल्ट, तो 1 स्लाइड दी जाती है। चलिए अगला है नेटवर्क में कंप्यूटरों की व्यवस्था क्या कहलाती है। तो नेटवर्क में कंप्यूटरों की जो व्यवस्था है ये कहलाती है टोपोलॉजी, और इसको मैं काफ़ी डिटेल में बता चुका हूँ आपको विथ फोटो के माध्यम से। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाइए वहाँ पर पूरी डिटेल में बताइए कि टोपोलॉजी क्या है, कितने प्रकार की होती है। ठीक है, चलिए अगला है MS वर्ड में डिफ़ॉल्ट साइज टूलबॉक्स में फॉन्ट साइज कितने से कितने तक होता है। यानी कि जो MS वर्ड है इसमें डिफ़ॉल्ट जो फॉन्ट साइज होता है वो कितने से कितने होता है, तो वो होता है 8 से 72। मिनिमम 8 होता है और मैक्सिमम होता है 72। चलिए अगला है MS वर्ड या एक्सेल या पावर पॉइंट में बाई डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है जिसमें आप टाइप करते हैं। तो ये बाई डिफ़ॉल्ट फॉन्ट जो आता है वो आता है आपका कैलिबरी। ठीक है, चलिए अगला है MS एक्सेल में वर्कशीट का नाम अधिकतम कितने अक्षर यानी कि लेटर का हो सकता है। तो जो आपका MS एक्सेल है इसमें वर्कशीट का जो नाम है वो 31 अक्षर यानी कि 31 कैरेक्टर का हो सकता है। ठीक है, और वर्कशीट में डिफ़ॉल्ट संख्या कितनी मिलती है आपको MS एक्सेल में कितनी वर्कशीट मिलती है डिफ़ॉल्ट, तो 3 वर्कशीट मिलती है। चलिए अगला है प्रिंटर के जन्मदाता या पितामह कौन थे। तो ये थे डॉक्टर गुटेनबर्ग। ठीक है, डॉक्टर गुटेनबर्ग जो है आपके प्रिंटर के जन्मदाता या पितामह थे। अगला है भारत में निर्मित पहला माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है, यानी कि पहला CPU जो भारत में बना था उसका नाम है शक्ति। अगला है प्रोसेसर की गति किस में मापी जाती है। तो आपकी जो प्रोसेसर यानी कि जो CPU की गति है ये मेगा हर्ट्स में या गीगा हर्ट्स में मापी जाती है। मेगा हर्ट्स को 10 की पावर 6 से रिप्रेजेंट करते हैं, वहीं गीगा हर्ट को 10 टू दी पावर 9 से। चलिए अगला है भारत का पहला कृत्रिम बुद्धि आधारित सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो भारत का पहला AI आधारित जो सुपर कंप्यूटर है ये IIT जोधपुर में स्थापित किया जाएगा। अगला है प्रिंटर कैसा डिवाइस होता है।
तो आपका जो प्रिंटर है एक प्रकार का पेरीफेरल डिवाइस होता है जिसे हम पैरेलल पोर्ट में लगाते हैं। अगला है मोबाइल व डिजिटल कैमरा में प्रयुक्त होने वाली मेमोरी कौन सी होती है? जो कि आपके मोबाइल व डिजिटल कैमरा में प्रयुक्त होती है तो वो होती है DD रैम, जिसे हम बोलते हैं डबल डाटा रेट सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला है कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना कहलाता है आपका वार्म बूटिंग या रीबूटिंग। ठीक है, रीबूटिंग या वार्म बूटिंग। अगला प्रश्न है स्कैनर के जन्मदाता या पितामह कौन थे? तो ये थे रे कुर्जबिल। रे कुर्जबिल जो है आपके स्कैनर के फाउंडर थे। अगला है किस मॉनिटर का आउटपुट ब्लैक एंड वाइट में प्रदर्शित करता है? तो मोनोफ्रेम जो कंप्यूटर होते हैं इसका जो आउटपुट है ये ब्लैक एंड वाइट में होता है। अगला है सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामों को कॉपी करने की जो प्रक्रिया होती है इसे इंस्टॉलेशन बोलते हैं। अगला है कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है? तो आपका जो कंप्यूटर है इसमें दो प्रकार की मेमोरी पाई जाती है, एक होती है प्राइमरी, दूसरी होती है सेकेंडरी। अगला है फ्लैश क्या है? तो फ्लैश एक प्रकार की रैम मेमोरी है, एक प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है, चलिए अगला है सेल फोन जो होते थे इसमें किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? तो सेल फोनों में फ्लैश टाइप के स्टोरेज डिवाइसों का प्रयोग किया जाता है। अगला है इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो जो आपका इंटरनल स्टोरेज है ये प्राइमरी या प्राथमिक या मुख्य, ये सभी एक ही के नाम है। ठीक है, प्राइमरी कह लो, प्राथमिक कह लो, मुख्य, ये सभी इंटरनल के अंतर्गत आते हैं। अगला है सीपीयू की संसाधन शक्ति को बढ़ाने के लिए सीपीयू और रैम के मध्य कौन सा माध्यम प्रयुक्त होता है? तो ये होती है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी जो है आपके सीपीयू और रैम के मध्य कार्य करती है। अगला है स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है? तो मैंने बताया था स्टोरेज माध्यम की जो क्षमता की इकाई है वो है ये यहाँ पर होगा बाइट। ठीक है, बाइट। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डिस्क का कंटेंट जिसे यूजर चेंज या इरेज नहीं कर सकता उसे क्या कहते हैं? यानी कि जब आपका कंप्यूटर बनाया जाता है तो उस समय कुछ उसमें डाटा डाला जाता है जिसे आप मिटा नहीं सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम रीड ओनली। चलिए अगला है सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? तो जो आपकी मैग्नेटिक है ये सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। अगला है दोस्तों आप किस उपकरण में डाटा सेव करेंगे जिससे आपका डाटा तब भी सुरक्षित रहेगा जब कंप्यूटर बंद कर दिया जाता है? तो आप सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस यानी कि द्वितीयक मेमोरी में अपना डाटा सेव करेंगे। जब आप डाटा सेव करेंगे तो अगर बिजली भी चली जाती है तब भी आपका डाटा सुरक्षित रहेगा। चलिए अगला है देरी से बचने के लिए अगले डेटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए किस स्टोरेज स्पेस का यूज़ किया जाता है? तो वो किया जाता है कैश मेमोरी का। चलिए अगला है एसरैम और डीरैम में किसकी गति अधिक होती है? तो एसरैम और डीरैम में जो आपका एसरैम होता है यानी कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसकी गति जो है वो अधिक होती है। अगला प्रश्न है 3.5 इंच की फ्लॉपी ड्राइव किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? तो आपका जो फ्लॉपी है अभी मैंने बताया था जब स्टोरेज डिवाइस बताए थे ये एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, चलिए अगला है यूएसबी किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? तो आपका यूएसबी जो है ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। अगला है एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? तो आपके कंप्यूटर में अगर आपको कीबोर्ड वगैरह, माउस वगैरह या प्रिंटर वगैरह जोड़ना है तो वही एक्सेसरीज होती है। तो ये किस स्थान पर जुड़ते हैं? तो ये कंप्यूटर पर पोर्ट में जुड़ते हैं। चलिए अगला है विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो आपके संगीत उपकरण जो होते हैं इन्हें साउंड कार्ड से पोर्ट एक जोड़ता है, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं मिडी यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। चलिए अगला है कंप्यूटर में सीडी को रन कराने के लिए किसका प्रयोग करना पड़ता है? तो कंप्यूटर में अगर आपको सीडी चलानी है तो उसके लिए आपके कंप्यूटर में सीडी ड्राइव होना अनिवार्य है। अगला है सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? तो जो आपके डाटा बस होते हैं ये सूचनाओं को एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक लाने और ले जाने का काम करते हैं। अगला है कंप्यूटर प्रणाली की विस्तारण क्षमता के लिए किसका यूज़ किया जाता है? तो स्लॉट्स का यूज़ किया जाता है कंप्यूटर की प्रणाली की विस्तारण क्षमता के लिए। अगला है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वाले थिन प्लेट या बोर्ड को जो है आप सर्किट बोर्ड बोलते हैं, इसे ही आप मदरबोर्ड भी बोलते हैं, मदरबोर्ड। ठीक है, चलिए अगला है एक्सपेंशन कार्ड किस में इंसर्ट किए जाते हैं? तो जो आपके एक्सपेंशन कार्ड होते हैं ये स्लॉट में इंसर्ट
किए जाते हैं। अगला है मदरबोर्ड क्या है, तो एक प्रकार का सर्किट बोर्ड है जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं। चलिए अगला है दोस्तों कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी क्या है, तो कंप्यूटर सिस्टम की जो घड़ी होती है एक प्रकार का टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पल्स पैदा करती है। अगर आपकी घड़ी खराब हो जाती है तो आपका डेट और टाइम गलत हो जाता है और आप गूगल क्रोम वगैरह कुछ यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ पर डेट टाइम सही नहीं होता। चलिए अगला है कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किस में की जाती है, तो आपकी जो कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना है ये बिट में की जाती है। चलिए अगला है डीएनएस एक प्रकार का क्या है, तो डीएनएस आपका एक हॉरिजॉन्टल नेमिंग सिस्टम है जिसका फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। इसके बारे में मैं पूरे डिटेल में बता चुका हूँ कि कितने प्रकार का होता है, किस किस जगह इसका यूज़ होता है। ठीक है, अगर आपने मेरे 12 पार्ट नहीं देखे तो जाइए, उसमें मैंने डिटेल में बताया है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला है दोस्तों टेलनेट सेवा के द्वारा हम क्या चलाते हैं, तो टेलनेट सेवा के द्वारा हम जो रिमोट प्रोग्राम होते हैं उनको चलाते हैं। अगला है वर्तमान में आईपी एड्रेस कितने बाइट या बिट का होता है, तो वर्तमान में जो आपका आईपी एड्रेस है वो 4 बाइट या 32 बिट का होता है, अभी मैंने आपको बताया था। चलिए अगला है HTML में एक लिंक को दूसरे URL के साथ जोड़ने में कौन सा टैग काम आता है, तो आपका इस तरीके का ए टैग काम आता है HTML में एक लिंक को दूसरे URL से जोड़ने में। अगला है PPP का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका पूर्ण रूप होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। चलिए अगला है इंटरनेट एड्रेस किसके द्वारा दिया जाता है, तो जो आपका इंटरनेट एड्रेस है ये इंटर NIC के द्वारा दिया जाता है। चलिए अगला है वेब डिज़ाइनिंग में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो जो आपकी वेब डिज़ाइनिंग होती है इसमें HTML भाषा का प्रयोग किया जाता है, यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलिए अगला है डॉट नेट किस कंपनी का उत्पाद है, तो जो आपका डॉट नेट है ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का उत्पाद है। चलिए अगला है एक बड़े समूह को एक ही समय ईमेल भेजने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, तो एक बड़े समूह को एक ही समय में ईमेल भेजने के लिए आप लिस्ट सर्व सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। चलिए अगला है ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए कम से कम कितनी बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है, तो अगर आपको ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवाना है तो आपकी जो बैंडविड्थ होनी चाहिए वो 256 kbps होनी चाहिए, यानी कि किलोबाइट्स पर सेकंड। चलिए अगला है हाल ही में खोले गए पृष्ठों और चित्रों को स्टोर करने के लिए एक वेब ब्राउज़र के द्वारा उपयोग की गई अस्थायी स्टोरेज को क्या कहते हैं, तो आप गूगल क्रोम में कोई भी पेज खोल रहे हैं, कोई भी चित्र वगैरह खोल रहे हैं, तो वो आपका यूज़ करता है कौन सी स्टोरेज यूज़ करता है, तो वो यूज़ करता है आपकी कैश स्टोरेज। ठीक है, चलिए अगला है EFT का पूर्ण रूप क्या होता है, तो दोस्तों EFT का जो आपका पूर्ण रूप होता है वो होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। अगर आपसे पूछ ले कि NEFT का पूर्ण रूप क्या होता है, तो NEFT का पूर्ण रूप होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। चलिए अगला है कंप्यूटरों को आपस में जोड़कर जो संरचना बनती है उसे क्या कहते हैं, तो कंप्यूटरों को आपस में जोड़कर जो संरचना बनती है उसे हम टोपोलॉजी कहते हैं। इसके बारे में मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं जो 12 पार्ट हो चुके हैं उसमें जाइए, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बताया। ठीक है, चलिए अगला है इंटरनेट किस प्रकार का नेटवर्क है, जो आपका इंटरनेट होता है ये किस प्रकार का नेटवर्क है, लैन है, वैन है, मैन है या कैन है, तो आपका इंटरनेट जो है ये वैन है, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क है। ठीक है, बड़ा नेटवर्क है। चलिए अगला है सर्वाधिक विश्वसनीय टोपोलॉजी कौन सी होती है, तो जो आपकी वर्स्ट टोपोलॉजी है ये आपकी सर्वाधिक विश्वसनीय टोपोलॉजी होती है। अगला है IBM PC यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन पर्सनल कंप्यूटर का जो आविष्कार है सन 1981 में किसने किया था, तो आपका IBM PC का जो आविष्कार है ये विलियम सी लाइथ ने किया था। चलिए अगला है एनालिटिकल इंजन का आविष्कार कब हुआ था, तो आपका एनालिटिकल इंजन जो है इसका आविष्कार 1833 में हुआ था चार्ल्स बेबेज के द्वारा। चलिए अगला है मॉनिटर को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आपका जो मॉनिटर होता है इसे BDU यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला है फॉर्ट्रैन का उपयोग सबसे पहले किया गया था, तो ये मेन फ्रेम के जो कंप्यूटर थे हमारे तो उसमें जो है आपका फॉर्ट्रैन यानी कि फॉर्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज जो थी हाई लेवल लैंग्वेज इसका यूज़ किया गया था। चलिए अगला है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की विधि क्या कहलाती है, तो आप एनालॉग सिग्नल को अगर डिजिटल सिग्नल में बदल रहे हैं तो आप डिजिटलाइजेशन की विधि अपना रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न है आस्की में एक कैरेक्टर किसके बराबर होता है, तो आपका जो आस्की होता है इसमें जो एक कैरेक्टर है ये 8 बाइट्स के बराबर होता है। चलिए अगला है प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, तो आपका जो प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था वो था यूनिवैक यानी कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या था, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। चलिए अगला है कंप्यूटर डंप होने का कारण क्या है,
तो अगर आपका कंप्यूटर डंप हो गया है इसका मतलब है उसमें वायरस आ गया है। चलिए अगला प्रश्न है, फ्लॉपी का साइज़ कितना होता है? तो अभी मैंने बताया था फ्लॉपी एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है और जो इसका साइज़ होता है वो होता है 3.5 इंच और 5.25 इंच। इसमें डाटा स्टोर होता है 1.44 MB, 1.44 MB, ठीक है। वहीं अगर 5.25 की बात करें तो इसमें डाटा स्टोर होता है 1.2 MB, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए अगला है, कंप्यूटर नेटवर्क में संपर्क तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर नेटवर्क में संपर्क तोड़ने की प्रक्रिया जो है ये लॉकआउट कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर अपने गणितीय क्रियाकलाप कहाँ करता है? तो जो आपका कंप्यूटर होता है ये अपने गणितीय क्रियाकलाप रजिस्टर में करता है। कहाँ करता है? रजिस्टर में। चलिए अगला है, हार्ड डिस्क की स्पीड कितनी होती है? तो हार्ड डिस्क की जो स्पीड है ये 3600 RPM होती है, यानी कि राउंड पर मिनट होती है, 3600 राउंड पर मिनट। चलिए अगला है, फ्लॉपी डिस्क की घूर्णन गति यानी कि स्पीड कितनी होती है? तो इसकी जो स्पीड होती है वो होती है 150 से 250 RPM, और ये दोनों एक प्रकार के सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। चलिए कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है? तो आपका जो कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ है ये आपका डेस्कटॉप कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न है, डॉस और विंडोज़ क्या है? तो डॉस और विंडोज़ आपके एक प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए अगला है, सामान्यतः फाइल के एक्सटेंशन में कितने कैरेक्टर होते हैं? तो आपकी जो फाइल होती है उसके एक्सटेंशन में जो कैरेक्टर होते हैं वो होते हैं 3। जैसे कि डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन होता है DOC, तो इसमें 3 कैरेक्टर है, ठीक है। चलिए अगला है, लोटस क्या है? तो लोटस एक प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, Y2K समस्या किससे संबंधित है? तो आपकी जो Y2K समस्या है ये कंप्यूटर से संबंधित है, यानी कि ईयर 2000। चलिए अगला है, 3.5 इंच के फ्लॉपी में कितना डाटा स्टोर करते हैं? तो अभी मैंने बताया 1.44 MB। 5.25 इंच के फ्लॉपी में कितना डाटा स्टोर करते हैं? तो 1.2 MB। चलिए अगला है, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? तो आपका जो एनालॉग कंप्यूटर होता है और जो डिजिटल कंप्यूटर होता है अगर आप इसे ज्वाइन करेंगे तो हाइब्रिड कंप्यूटर बन जाता है। चलिए अगला है, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन सा है? तो ये है द हिंदू। चलिए अगला है, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय पत्रिका कौन सी है? तो वो है इंडिया टुडे। पत्रिका पूछे तो इंडिया टुडे, वहीं समाचार पत्र पूछे तो द हिंदू, पार्टी पूछे तो BJP। चलिए अगला है, कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां विकसित की जा चुकी है? तो दोस्तों कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां विकसित की जा चुकी हैं, 5 जनरेशन जो है विकसित की जा चुकी है। चलिए अगला है, कंप्यूटर विज्ञान में PhD करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो कंप्यूटर विज्ञान में PhD करने वाले पहले भारतीय हैं डॉक्टर राज रेड्डी। चलिए देश का पहला कंप्यूटरीकरण डाकघर कौन सा है? तो देश का पहला कंप्यूटरीकरण डाकघर जो है वो है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों के क्रमबद्ध समूह जो है इसे कहा जाता है प्रोग्राम। अगला है, कंप्यूटर के माध्यम से पत्रों, दस्तावेजों, ग्राफिक्स आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं ईमेल। ईमेल के माध्यम से आप पत्र भेज सकते हैं, दस्तावेज भेज सकते हैं या ग्राफिक्स फाइल भेज सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर कार्य करने के लिए किस प्रणाली का प्रयोग करता है? तो आपका जो कंप्यूटर है ये बाइनरी नंबर सिस्टम पर कार्य करता है। अगला है, नेटवर्कों का वृहद नेटवर्क क्या कहलाता है? तो आपका जो है इंटरनेट जो है ये नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क कहलाता है। अगला है, वर्कबुक किसका कलेक्शन होती है? तो आपकी जो वर्कबुक होती है ये वर्कशीट का कलेक्शन होती है, और वर्कशीट किस में मिलती है? एक्सेल में मिलती है। बाय डिफॉल्ट कितनी मिलती है? तो 3 एक्सेल शीट मिलती है। एक एक्सेल शीट का नाम कितना बड़ा हो सकता है? तो 31 लेटर का हो सकता है। अगर आपको एक्सेल में कोई फॉर्मूला इंसर्ट करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या है? शिफ्ट प्लस F3 जो है उसकी शॉर्टकट की हो जाएगी। और वही आपका जो फॉर्मूला स्टार्ट होता है वो एक्सेल में वो इक्वल से स्टार्ट होता है, कितने? इक्वल टू से, ठीक है। तो इतनी सारी डिटेल मैंने आपको बता दी एक्सेल के बारे में। चलिए अगला हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पोस्ट का पूर्ण रूप क्या होता है? तो पोस्ट का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। चलिए अगला है, बिजनेस डाटा को रोज और कॉलमों में व्यवस्थित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला फॉर्म क्या कहलाता है? तो जो बिजनेस डाटा है अगर आप इसको रोज और कॉलमों में बांटना चाहते हैं तो आप एक फॉर्म यूज़ करते हैं जो है आपका स्प्रेडशीट, ठीक है। स्प्रेडशीट यानी कि एक्सेल का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए अगला है, इंटरनेट का सबसे पहले प्रयोग कहाँ हुआ था? तो आपका जो इंटरनेट का प्रयोग है ये सबसे पहले अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में यूज़ किया गया था। चलिए अगला है, इंटरनेट पर वेबसाइट बनाने वाली भारत की पहली पार्टी कौन सी थी? तो अभी मैंने बताया जो भारतीय जनता पार्टी है आपकी BJP ने सबसे पहले इंटरनेट पर अपनी पार्टी बनाई थी।
चलिए अगला है, पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था? तो अभी मैंने बताया था जो IBM है इसने पहला पर्सनल कंप्यूटर बनाया था जो कि 12 अगस्त 1981 को बनाया था। और किसने बनाया था? तो विलियम सी लायथ ने बनाया था। चलिए अगला है, फाइल क्या होती है? तो फाइल जो है एक प्रकार के रिकॉर्ड्स का संग्रह होती है। चलिए अगला है, लोटस 123 क्या है? तो लोटस 123 जो है आपका एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो कि स्प्रेडशीट टाइप का एक सॉफ्टवेयर है, जैसे कि एक्सेल होता है उस टाइप का है। ठीक है, चलिए अगला है, रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? तो रिकॉर्ड्स जो होते हैं आपके आंकड़ों का संग्रह होते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, पहली बार इंटरनेट पर राज्य की टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराने वाली भारतीय राज्य कौन है? तो वो है आपका सिक्किम। सिक्किम ने सबसे पहले राज्य की टेलीफोन डायरेक्टरी जो है इंटरनेट पर उपलब्ध कराई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस था? तो सी ब्रेन जो है ये भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस था। चलिए, सबसे बड़ा ऑडियो फाइल फॉर्मेट कौन सा है? तो MP3 आप लोगों ने सुना होगा। MP3 जो है ये आपका सबसे बड़ा ऑडियो फाइल फॉर्मेट होता है। अगला है, एनिमेशन क्या है? तो एनिमेशन जो तो दोस्तों जो होता है आपका ऑब्जेक्ट का अपरेंट मूवमेंट होता है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो हलचल करने लगे, हिलने लगे, डुलने लगे, स्थिर ऑब्जेक्ट, तो उसे हम बोलते हैं एनिमेशन। और आपका जो एनिमेशन सॉफ्टवेयर है वो कौन सा है? तो वो आपका पावर पॉइंट जो है वो आपका एक एनिमेशन सॉफ्टवेयर है। चलिए अगला है, किस भाषा का प्रयोग करते हुए पहले के कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? तो पहले के जो कंप्यूटर थे उनमें जो प्रोग्राम किए गए थे वो किस भाषा का यूज़ किया था? तो मशीन लैंग्वेज का यूज़ किया गया था। चलिए अगला है, 1964 में किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? तो बेसिक भाषा जो थी इसका विकास जो है 1964 में किया गया था। किसने किया था? तो ये किया था जॉन जी कैमी ने। बेसिक का फुल फॉर्म क्या होता है? बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। और इसको नीम का पत्थर माना जाता है अन्य जो उच्च स्तरीय लैंग्वेज होती है उसको सिखाने के लिए। चलिए अगला है, पास्कल क्या है? तो पास्कल कंप्यूटर की एक भाषा है। कैसी भाषा है? हाई लेवल है, जिसका विकास 1971 में निकोलस वर्थ ने किया था। और इसका यूज शिक्षण कार्यों के लिए, यानी कि एजुकेशनल जो वर्क होता है उसके लिए यूज की जाती है पास्कल। ठीक है, 1971 में डेवलप्ड की गई थी निकोलस वर्थ के द्वारा। चलिए अगला है, छोटे बच्चों को ग्राफिक रेखा अनुकृतियां की शिक्षा देने के लिए कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो जो आपकी लोगो भाषा है ये बच्चों को, छोटे बच्चे होते हैं उनको सिखाने के यूज आती है। चलिए अगला है, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी है? तो मैंने बताया था जो आपकी कोबोल है ये अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय भाषा है। इसका यूज जो है व्यवसायिक कार्यों में होता है और इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। और अगर पूछ ले किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है तो वो है कोबोल, क्योंकि ये इंग्लिश के समान होती है। सेकंड पीढ़ी में यूज की गई थी। चलिए अगला है, दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को एक बार लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारे द्वारा आपको एनवीएस की रिगार्डिंग ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है दोस्तों। ठीक है, और तैयारी भी कराई जाती है। तो दोस्तों बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना दोस्तों। काफ़ी मेहनत लगती है आपके लिए इस तरीके का कंटेंट बनाने में। ठीक है, चलिए अगला आपका शाम को जो है इसका जीके का सेकंड पार्ट देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको कंप्यूटर का जो 13 नंबर का पार्ट है वो भी आपको शाम को देखने को मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम की समझता है उसे क्या कहते हैं? तो ऐसी भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेट किए समझ ले उसे बोलते हैं हम मशीनी भाषा। चलिए अगला है, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन सी कंपनी है? तो जावा को बनाने वाली कंपनी का नाम है सन माइक्रो सिस्टम। अगर आप व्यक्तिगत बात करें तो व्यक्ति कौन थे? तो वो थे जेम्स गॉसलिंग। कौन थे? जेम्स गॉसलिंग। ठीक है, चलिए अगला है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए किस सबसे लोकप्रिय भाषा कौन सी है? तो आपकी जो जावा है ये मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट या वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए पॉपुलर भाषा है। ठीक है, चलिए अगला है, गलती एक एल्गोरिथम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम बोलते हैं लॉजिकल एरर। चलिए अगला है, मशीन लैंग्वेज किस कोड का प्रयोग करती है? तो आपकी जो मशीन लैंग्वेज है ये न्यूमेरिक कोड का प्रयोग करती है, जिसे हम बाइनरी कोड भी बोलते हैं, जो कि 0 और 1 पर आधारित होता है। चलिए अगला है, किसी कार्यालय में कार्यरत कई कंप्यूटरों को जोड़ने की विधि क्या कहलाती है? तो एक ही कार्यालय में कार्यरत कई कंप्यूटर को जोड़ने की विधि जो है वो लैन कहलाती है, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। चलिए अगला है, ग्रुपवेयर क्या है? तो आपका ग्रुपवेयर एक प्रकार का कम्युनिकेशन टूल है। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों, नॉन प्रॉफिटेबल संस्थान
के लिए कौन सा डोमेन प्रयुक्त होता है? तो आपके जो नॉन प्रॉफिटेबल संस्थान होते हैं इनके लिए जो डोमेन प्रयुक्त होता है वो होता है .org यानी कि ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अगला है, IRC का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आपका इंटरनेट रिले चैट जो है ये IRC का पूर्ण रूप होता है। चलिए अगला दोस्तों प्रश्न है, डेडिकेटेड कंप्यूटर का मतलब क्या होता है? तो आपका जो डेडिकेटेड कंप्यूटर का मतलब होता है ये होता है आपका एक और केवल एक कार्य दिया जाता है। ठीक है, डेडिकेटेड कंप्यूटर का मतलब होता है किसी एक कार्य के लिए निर्धारित कर देना, यानी कि एक और केवल एक कार्य दिया जाता है आपको डेडिकेटेड कंप्यूटर के अंतर्गत। ठीक है, ये वाले गलत हो जाएंगे ऑप्शन। चलिए अगला है, IBM PC 80 में 80 का पूर्ण रूप क्या होता है? तो IBM PC 80 में 80 का पूर्ण रूप जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजी होता है, यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी। ठीक है, चलिए अगला है, MS वर्ड के किस टैब में थेसोरस ऑप्शन होता है? तो आपका जो MS वर्ड है इसके रिव्यू टैब में आपको थेसोरस ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, रिव्यू टैब में अगर आपको इसकी शॉर्टकट की चाहिए तो वो होती है Shift+F7। ठीक है, Shift+F7 अगर आप दबाते हैं तो आप डायरेक्ट थेसोरस पर पहुंच जाएंगे, या फिर MS वर्ड के रिव्यू टैब में आपको ये देखने को मिलेगा। चलिए अगला है, AI की कोर भाषा कौन सी होती है? तो AI की जो कोर भाषा होती है वो होती है लिस्प, LISP, जिसका फुल फॉर्म होता है लिस्ट प्रोसेसिंग। चलिए अगला है दोस्तों, क्विक हील और K7 टोटल सिक्योरिटी किसके उदाहरण है? तो ये एक प्रकार के एंटीवायरस है, आप भी यूज़ करते होंगे दोस्तों। ठीक है, और एंटीवायरस मैंने लगभग 25 से भी ज़्यादा आपको करा दिए हैं। अगर आपने मेरा थ्योरी वाला सेक्शन नहीं देखा तो जाइए, वहाँ पर डिटेल्ड में मैंने बताया कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। चलिए अगला है, किसी भी कंटेंट को कॉपी करने के बाद कितनी बार पेस्ट किया जा सकता है? तो किसी भी कंटेंट को अगर आप एक बार कॉपी कर लेते हैं तो उसे अनेक बार पेस्ट कर सकते हैं। चलिए, सिम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल जो है आपका सिम का पूर्ण रूप होता है। अगला है, यदि कंप्यूटर प्रोग्राम बिल्कुल रुक जाए तो वापस विंडोज़ में आने के लिए कौन सी कुंजी दबानी होगी? यदि आपका कंप्यूटर प्रोग्राम बिल्कुल रुक जाए तो वापस विंडोज़ में आने के लिए आपको जो है Ctrl+Alt+Delete दबानी होगी। ठीक है, Ctrl+Alt+Delete। चलिए अगला है, किसे डेकोरेटिव टेक्स्ट कहा जाता है? तो आपका जो वर्ड आर्ट है, वर्ड आर्ट जो होता है इसे डेकोरेटिव टेक्स्ट कहा जाता है। ठीक है, जिसे आप एक डॉक्यूमेंट में जोड़ सकते हैं। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सी केबल तकनीक इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल्स हैं इनको ऑप्टिकल सिग्नल्स में परिवर्तित करती है? तो आपकी जो एक प्रकार की केबल तकनीक होती है वो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑप्टिकल सिग्नल में बदलती है, वो है आपकी फाइबर ऑप्टिक्स। ठीक है, चलिए अगला है, मल्टी प्रोसेसिंग जो है आपकी किसके द्वारा होती है? तो एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा आपकी जो है मल्टी प्रोसेसिंग होती है। अगला है, किसी डॉक्यूमेंट के बॉटम में जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ की जाती है? मान के चलिए ये पूरा डॉक्यूमेंट है, अगर आप यहाँ पर हैं और आपको यहाँ पर जाना है तो कौन सी शॉर्टकट की दबाएंगे? तो कंट्रोल के साथ एंड की दबाएंगे। ठीक है, Ctrl+End की। चलिए अगला है दोस्तों, आपको मैंने शॉर्टकट की लगभग 60 शॉर्टकट की, मैं 60 से भी ज़्यादा मतलब 70-80 शॉर्टकट की करा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा जीके हमारे कंप्यूटर के 12 पार्ट उसमें जाइए, वहाँ पर डिटेल में मैंने बताया। ठीक है, और दोस्तों मैं आपसे फिर कहूँगा, आपका समय काफ़ी कम बचा हुआ, 8 से 9 दिन ही आपके पास शेष बचे हैं, तो अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने चाहिए। एक दिन में कम से कम 2 मॉक, एक मॉक, या आप हो सके तो 2 मॉक भी दे लीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है, अभी कितने मार्क्स आ रहे हैं, और आपको और कौन सा सेक्शन अपना मजबूत करना है, जिसके लिए आप टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट ले सकते हैं। अभी उसमें ऑफर भी चल रहा है काफ़ी अच्छा दोस्तों, थार वगैरह जीत सकते हैं आप। ठीक है, और हमारा कूपन कोड डालेंगे तो आपको जो है डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ड प्रोसेसर और स्प्रेडशीट किसके उदाहरण है? तो जो वर्ड प्रोसेसर और स्प्रेडशीट है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला है, क्वेरी लैंग्वेज किस पीढ़ी की लैंग्वेज है? तो आपकी जो क्वेरी लैंग्वेज है ये चतुर्थ पीढ़ी की लैंग्वेज है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, इंटरनेट सेवाएं टेलीफोन नेटवर्क के वायर्स पर डेटा संचारित करके प्रदान की जाती है, तो इस प्रणाली में किसका उपयोग किया जाता है? तो इस प्रणाली में जो है DSL यानी कि डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है, सी भाषा में रिलेशनल ऑपरेटर की संख्या कितनी होती है? तो आपकी जो सी भाषा होती है इसमें रिलेशनल ऑपरेटर की जो संख्या है वो 6 होती है। ठीक है, सी में कितनी होती है? 6। चलिए अगला है, शब्द पुश और पॉप किससे संबंधित है? तो आपका जो पुश और पॉप है ये स्टैक से संबंधित है। चलिए अगला है, सी भाषा का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो आपकी जो सी भाषा है इसका विकास डेनिस रिची के द्वारा किया गया था।
अगला है लिनक्स के पहले कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम था? तो इसके पहले जो था वो था आपका यूनिक्स, और यूनिक्स का जो यूज़ है वो वेब सर्वर में किया जाता है। किसमें? वेब सर्वर में, ठीक है। और लाइनक्स आपका एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और आपको लास्ट ईयर इससे रिगार्डिंग 1 से 2 क्वेश्चन भी देखने को मिले थे, ठीक है। चलिए, ऑपरेटिंग सिस्टम से तो कुल मिला के 4 से 5 क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर पूछे गए थे, जो कि मैं ऑलरेडी अपने 12 पार्ट में करा चुका हूँ। चलिए, अगला है एक फ्लॉपी डिस्क में क्या होता है? तो वृत्ताकार ट्रैक्स और सेक्टर जो है आपके एक फ्लॉपी डिस्क में होते हैं। ये एक प्रकार की सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। अभी मैंने आपको पूरी डिटेल बताई थी इससे पहले। अगला है सीमॉस का तात्पर्य क्या होता है? तो कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर जो है ये सीमॉस का तात्पर्य होता है। एक प्रकार की बैटरी होती है जो आपके कंप्यूटर में लगाई जाती है। अगला है पिक्सल्स क्या है? तो कलर्स का एक कॉम्बिनेशन होता है आपका पिक्सल्स, ठीक है। अगला है चार्ल्स बेबेज के द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन कौन सा है? तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया जो एनालिटिकल इंजन है ये है मैकेनिकल। चलिए, अगला है डाटा की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है? तो आपकी जो डाटा की सबसे छोटी यूनिट होती है ये बिट होती है। मैं 2-3 बार आपको बता चुका हूँ। कंप्यूटर में किसी काम को करने में जो सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता की मदद करता है वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि आपकी मदद करता है, ठीक है। चलिए, अगला है कंप्यूटर को कंट्रोल करने वाले प्रोग्राम का नाम क्या है? तो उसे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो देखिए, ये लास्ट ईयर आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो लाइनेक्स, विंडोज विस्टा, विंडोज एनटी और डॉस। तो डॉस जो है आपका एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी सब आपके मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए, अगला है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? तो एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सूट है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पैकेज है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसके अंतर्गत एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट और एम एस एक्सेस आते हैं। चलिए, अगला है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बनाने, एडिट करने, फॉर्मेट करने, स्टोर करने, रिट्राइव और प्रिंट करने के लिए कुल मिलाकर किसका उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए आप एम एस वर्ड या वर्ड प्रोसेसिंग का यूज़ कर सकते हैं। चलिए, अगला है एक्सेल का कौन सा क्षेत्र वैल्यू एंड फॉर्मूला को प्रदर्शित करता है? तो ये क्वेश्चन भी आपकी लास्ट ईयर पूछा गया था कि एक्सेल का कौन सा क्षेत्र है जो कि आपकी वैल्यू और फॉर्मूला को प्रदर्शित करता है? तो वो है आपका फॉर्मूला बार। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं तो उसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है दोस्तों कंट्रोल+P। बट दोस्तों आजकल कुछ इस तरीके से पूछ रहा है वो इसका नया वर्जन जो कि है कंट्रोल+Shift+F12। कंट्रोल+Shift+F12 अगर आप दबाते हैं तो भी आप प्रिंट कर सकते हैं, और वैसे नॉर्मल की जो होती है वो कंट्रोल+P होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला है प्रेजेंटेशन में एक न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? तो कंट्रोल+M जो है ये प्रेजेंटेशन यानी कि जो आपका पावर पॉइंट होता है उस पर न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की होती है। चलिए, अगला है जब कई कंप्यूटर्स को एक छोटे से क्षेत्र में नेट टेलीफोन तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम बोलते हैं वाईलैन, ठीक है। डब्ल्यू लैन उसे बोलते हैं, यानी कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, जिससे एक क्षेत्र में बिना टेलीफोन तारों के कई कंप्यूटर को जोड़ दिया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिम्बियन क्या है? तो आपका सिम्बियन जो है एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि जो नोकिया था उसने बनाया था, ठीक है। चलिए, अगला है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? तो ये एक प्रकार के सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए, अगला है किसी कॉलेज परिसर तक सीमित कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? तो उसका नाम है कैन, यानी कि कैंपस एरिया नेटवर्क। अगला है ईमेल में सीसी का अर्थ क्या होता है? तो एक से अधिक व्यक्तियों को ईमेल की कॉपी भेजना, जी आपका अर्थ होता है सीसी, यानी कि कार्बन कॉपी। चलिए, अगला है विंडोज़ 3.0 संस्करण कब जारी किया गया था? तो आपका विंडोज़ 3.0 जो है ये 1990 में जारी किया गया था। आपसे पूछ ले विंडोज़ 98 कब जारी किया गया था? विंडोज़ 98 तो ये 1998 में जारी किया गया था, ठीक है। चलिए, अगला है वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो .docx होता है आपका वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल का एक्सटेंशन, और एक्सटेंशन जो होते हैं ये 3 कैरेक्टर के होते हैं, ठीक है, 3 कैरेक्टर से मिलकर बना होता है। अगला है W3C में C का पूर्ण रूप क्या होता है? तो W3C यानी कि WWWC, इसमें जो C का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब कंजोर्टियम, यानी कि कंजोर्टियम जो है आपका C का पूर्ण रूप हो जाएगा। अगला है पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या इस्तेमाल होता था? तो जो पहले आपके इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर थे इसमें बाल्ब यानी कि जो
वैक्यूम ट्यूब से आपके वो निर्माण होते थे। ठीक है, चलिए अगला है अनुपम क्या है। तो अनुपम एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है जिसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी कि बार्क के द्वारा बनाया गया था। चलिए अगला है कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है। तो अभी मैंने बताया अनुपम जो है ये बार्क के द्वारा बनाया गया था, सुपर कंप्यूटर है। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। तो एक बाइट किसका बना होता है। तो एक बाइट जो है आपका 8 द्विआधारी अंकों का बना होता है। ठीक है, 8 द्विआधारी अंकों का बना होता है। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों लेजर प्रिंटर में लेजर का कौन सा प्रकार प्रयुक्त होता है। तो आपका जो लेजर प्रिंटर होता है इसमें अर्धचालक लेजर का यूज होता है। डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त यूनिट कौन सी है। तो मैंने बताया था बिट्स पर सेकंड जो है ये डाटा जिसमें भेजते हैं उसकी गति को मापता है। ठीक है, बिट्स पर सेकंड। चलिए अगला है कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है आपकी भारत की सबसे बड़ी कंपनी है और यही आपका एग्जाम लेने वाली है। चलिए अगला है दोस्तों जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है। तो वो अटक जाता है रैम में। चलिए अगला है कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। तो वायरस क्या होते हैं, एक प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं जो मुख्यतः नष्ट करता है। तो क्या क्या नष्ट करता है। तो ये प्रोग्रामों को नष्ट करता है। चलिए अगला प्रश्न है किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है। तो आपका कोई आंकड़ा है उसमें जो रिजल्ट होते हैं उनका वृक्षाकार जो संचय है वो श्रेणीबद्ध मॉडल कहलाता है। ठीक है, श्रेणीबद्ध। अगला है कंप्यूटर के डाटा सीपीयू से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है। तो सीपीयू से जो आपके अन्य डिवाइस जुड़े होते हैं सीपीयू से जैसे कीबोर्ड वगैरह तो वो किसके माध्यम से जुड़ते हैं। तो कंप्यूटर पोर्ट्स के माध्यम से जुड़े होते हैं। अगला है एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डेटा भेजने के लिए कौन सी डेटा संचार विधि प्रयुक्त होती है। यानी कि आप इधर से भी भेजना चाहते हैं और इधर से भी भेजना चाहते हैं एक ही समय यानी कि एक ही समय पर, तो वो होती है आपकी फुल डुप्लेक्स। ठीक है, इसके बारे में मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ाया था कि किस किस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। चलिए अगला है दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दिए अभी जल्दी से और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। काफ़ी मेहनत की जा रही है दोस्तों आपके लिए मतलब। ठीक है, तो लगे रहिए लाइक करने लगे रहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं सिंप्लेक्स चैनल में डाटा का संचार किस तरह से होता है। तो आपका जो सिंप्लेक्स चैनल है इसमें जो डाटा है वो एक ही दिशा में होता है। ठीक है, इसमें एक दिशा में, इसमें होता है आपका दोनों दिशा में। ठीक है, इधर से इधर और एक ही समय में। ठीक है, एक ही टाइम में आप दोनों तरफ भेज सकते हैं। चलिए और सिंप्लेक्स में केवल एक दिशा में। वही हाफ डुप्लेक्स में डाटा का संचार किस दिशा में होता है। तो हाफ डुप्लेक्स में आपका दोनों दिशा में होता है बट एक समय में एक ही दिशा में होता है। ठीक है, यहाँ एक समय में आप इधर भी भेज सकते हैं इधर भी, बट यहाँ पर एक समय में एक ही दिशा में आप भेज सकते हैं। चलिए अगला है वॉट्स किसे कहते हैं। तो एक सेकंड में सिग्नल की अवस्था में परिवर्तन को वॉट्स कहते हैं जिसे बॉड रेट में सॉरी दोस्तों। तो दोस्तों वॉट्स क्या होता है। तो सिग्नल की अवस्था में परिवर्तन जो होता है उसे हम मापते हैं तो उसे हम बॉड रेट कहते हैं। ठीक है, एक सेकंड दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ पर लाई गई थी। तो ये लाई गई थी नई दिल्ली में। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जुकाम और खांसी है मुझे, फिर भी मैं आपके लिए दोस्तों देखिए मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों। तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। ठीक है, अगला है दोस्तों 10 लाख बाइट्स किसके बराबर होते हैं। तो आपके जो 10 लाख बाइट्स होते हैं ये 1 मेगाबाइट्स के बराबर होता है। ठीक है, मेगाबाइट्स के बराबर होते हैं 10 लाख बाइट। ठीक है, अगला है जेडीबीसी। एक मिनट, जेडीबीसी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी। ठीक है, चलिए अगला है कौन से सॉफ्टवेयर संसाधन वर्ड प्रोसेसिंग में प्रयोग किए जाते हैं। तो आपका जो पेज मेकर है, वर्ड स्टार है और एमएस वर्ड ये आपका वर्ड प्रोसेसिंग में यूज़ किए जाने वाले सॉफ्टवेयर हैं। अगला है विंडोज़ 98 का विकास कब हुआ था। तो 1998 में। और 3.0 का कब हुआ था। तो ये हुआ था आपका 1990 में। ठीक है, चलिए अगला है एमएस विंडोज़ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो आपका जो एमएस विंडोज़ है ये GUI आधारित यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आधारित सॉफ्टवेयर है। अगला है सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि है।
तो ये है संप्रेषण, यानी कि डेटा का संचार, एक से दूसरी जगह संचार करना। ठीक है, चलिए अगला है ईमेल के जन्मदाता किसे माना जाता है। तो देखिए अभी तक क्या होता था, रेल टॉबिन्सन जो थे इन्हें ईमेल का फाउंडर माना जाता था, बट एक स्टडी के द्वारा जो भारत के शिवा अय्यादुरई है इन्हें ईमेल के फाउंडर माना जाता है। ठीक है, अगर दोनों ऑप्शन में है तो आपको शिवा अय्यादुरई लगाना है। चलिए अगला है इंटरनेट का पूरा नाम क्या है। तो इंटरनेशनल नेटवर्क जो है इंटरनेट का पूरा नाम होता है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब से हुई थी। तो मैंने बताया था 1995 से भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। अगला है अनसॉलिसिटेटेड जंक या अनसॉलिसिटेटेड या जंक ईमेल को क्या कहते हैं। तो इसे हम बोलते हैं स्पैम। अगला है टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा होता है। तो आपका जो नेटवर्क सर्वर होता है ये टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। अगला है उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ शामिल होती हैं। तो उसे हम बोलते हैं मैश। ठीक है, मैश बोलते हैं जिसके अंतर्गत द्विदिशीय कड़ियाँ शामिल होती हैं, इस तरीके से इधर से इधर, इधर से इधर। ठीक है, इसको मैंने बहुत ही डिटेल में फोटो के माध्यम से बताया था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो जाइए देखिए। चलिए अगला है किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट केवल एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं। तो वो है आपकी बस टोपोलॉजी। चलिए अगला है मेन फ्रेम या कंप्यूटर में मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर क्या प्रयोग करते हैं। तो यूजर जो है ये टर्मिनल का भी यूज करते हैं। अगला है दोस्तों जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम बोलते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। लाइनेक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो अभी मैंने बताया था ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है आपका लाइनेक्स। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है एक प्रकार का। और दोस्तों यहाँ पर हमारे 300 कंप्यूटर के प्रश्न कंप्लीट होते हैं। सेकंड पार्ट ये ब्रह्मास्त्र है, इसको बिल्कुल 2 से 3 बार आप रट लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो हम आज शाम को आपको कंप्यूटर का 13 पार्ट मिल जाएगा। साथ ही साथ आपका जो जीके का सेकंड पार्ट है वो भी आपको आज देखने को मिल जाएगा। तो ये वीडियो देखना ना भूलें। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हमारे द्वारा आपको एनवीएस के रिगार्डिंग ऑथेंटिक और सही जानकारी दी जाती है। चलिए बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।